तो अब हम देखेंगे अपना स्पैन एंड लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑफ अ वेक्टर। इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे? तो अगेन इसमें हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। स्पैन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कलर चेंज करके। स्पैन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स, और दूसरा हम क्या देखेंगे? लीनियर इंडिपेंडेंस। तो जब हम इन टॉपिक से खोल के देख रहे होंगे तभी हम देखेंगे कि बेसिकली इनका मतलब क्या है। तो सेट ऑफ स्पैन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मैं इसको स्क्रीन क्लियर करके डायरेक्ट हम इस टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें अगर मैं वेक्टर की बात करूँ v1 v2 से लेके vn तक, इसको हम डिनोट कर सकते हैं एज स्पैन ऑफ v1 v2 टिल vn। इन अदर वर्ड्स, अगर हम कहना चाहें हमारा स्पैन ऑफ अ वेक्टर किसके बराबर है, मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। ये इन एक्चुअल बराबर है जो हमने पहले बात की थी, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें, स्पैन उन तमाम पॉइंट्स का सेट होता है जो कि इन एन डिमेंशनल स्पेस दैट कैन, जिसके जरिए हम अपने क्या कह सकते हैं, अलोंग, जो हमारे ये वी हैं इनके अलोंग मूव कर सकते हैं बाय बाय सम अमाउंट। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है, कैसे मैं इसको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं एक करूँ, मेरे पास एक डायमेंशन v1 आ जाएगी, एक v2 आ जाएगी, एक v3 आ जाएगी, एक कोई आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास क्या डिपेंड करता है? अच्छा, पहले हमारे पास क्या था कि हमारे पास खाली दो होते थे, ये और ये। हम इसके अलोंग जब मूव करते थे तो हमें एक ये रिजल्टेंट मिल जाता था। तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो हमने अभी देखी। अब जो हमारे पास केस है उसमें क्या है, हमारे पास एक्सेस बहुत सारे हैं। अब इन एक्सिस के अगेंस्ट जब मूव करेंगे बाय सम अमाउंट, जो कि हमारे पास ए है, तो हम इसका क्या होगा, कोई ना कोई स्पेन निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो v1 v2 के जो मोशन है, ये सॉरी, मैं ये जो हमने लिखा हुआ है वेक्टर v1 v2 और vn के अलाउंग जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? बेसिस वेक्टर्स। अगेन वो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी में ही हमारे पास थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम सेट ऑफ स्पेन ऑफ वेक्टर की कोई एग्जांपल देखना चाहें तो हम इस एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है v1, जो के बराबर है 1 1 के। v2 है जो के बराबर है 1 -1 के। तो अब वो कौन सा पॉइंट होगा जो कि जिस पॉइंट पे हम पहुंच सकें बाय मूविंग अराउंड ऑल दीज वेक्टर्स? इसकी क्या हम एग्जांपल है, मैं इसको इसकी क्या मिसाल है, मैं इसको प्लॉट करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आ जाएगा कि क्या मुसीबत। प्लान कहाँ चला गया मेरा? हाँ, मैं अपना एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ गया, ये मेरा एक्सेस आ गया। अब हम अपने वेक्टर को प्लॉट करते हैं। वेक्टर कैसे प्लॉट होगा हमारा? सबसे पहला हमारा वेक्टर क्या है? 1 1। तो मैं प्लॉट करता हूँ एक वेक्टर, ये आ गया मेरा v1। और मैं प्लॉट करता हूँ v2, जो कि 1 -1 मतलब डाउनवर्ड्स होगा एग्जैक्टली से। ठीक हो गया। अच्छा,
अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई पॉइंट है, लेट से मैं बोलूँ 6,3, मतलब एवरी पॉइंट इन द प्लेन, या मैं क्या कह सकते हैं कि मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं टू रीच दीज वेक्टर, टू मूव दीज वेक्टर्स। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम तमाम वेक्टर, तमाम पॉइंट्स, एवरी पॉइंट इन द प्लेन, जो कि हमारे पास प्लेन बन रही है, इसको करने में यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर यू है, मैं अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6, 3 इजिकल टू A1, 1, 1 प्लस A2, 1, -1। तो अब अगर मैं देखूँ मेरे पास कोई पॉइंट लेट्स से यहाँ बन रहा है 6,3। अच्छा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो मेरा ये वेक्टर V1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी टर्म A1 से, तो ये क्या हुआ, ये स्केल अप होके यहाँ तक आ जाएगा। और जो मेरा 2 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के साथ हम और क्या करेंगे इसके साथ, इसको हम अपने हेड टू टेल रूल से लाके यहाँ ले आएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, ये एक, अगेन वही हमारा हेड टू टेल रूल वाला काम हो गया। अब अगर मैं इसके पॉइंट्स लिखना चाहूँ, तो ये बेसिकली ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो बेसिकली हमारा ओ ए किसके बराबर है, ओ बी प्लस डी ए। होपफुली इसमें कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम अपनी जो हमारी वाली नोटेशन है हम उसको ले आए, तो क्या होगा, यू A1, V1 प्लस A2, V2। सही है। आज अच्छा, अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद, मैंने कहीं सॉल्व किया हुआ था पेपर पे, तो बेसिकली हमारे पास A1 क्या आएगा, 4.5, और A2 क्या आना चाहिए, 1.5। तो और इसकी बेस पे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा 6,3 है, दैट बिलोंग्स टू, या दैट रिजाइड्स इन स्पैन ऑफ 1, -1। ये 1, -1 ये हमारा पॉइंट है सर। अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, अगर कोई इसमें मसला हो तो मुझे बताएं। मतलब हम यहाँ पे सिंपली ये निकालना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्लेन है, अब बेसिकली कोई हमारा इनफाइनाइट प्लेन है, अब उस प्लेन के अंदर हम कहीं भी मूव करें, उस प्लेन के अंदर रहते हुए, तो हम जितनी जितनी जगह भी जाएं, तो हम किसी भी पॉइंट पे, किसी एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हाँ, अगर वो पॉइंट, अब बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कोई वेक्टर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बल्कि कलर चेंज है ही, कोई वेक्टर ये है, अब मेरी स्पेस तो ये बन रही है, अब इस स्पेस के अंदर मैं ये वेक्टर तो नहीं ढूंढ सकता ना, तो ये बेसिकली हमारा स्पैन होता है कि हमारा जो एक विंडो है, इस विंडो के अंदर ही हमें चीजों को सर्च करना है। ठीक हो गया। हाँ, ये सर्कल में जैसे आर्क ऑफ द सर्कल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम हो गया। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं, मेरा एक वेक्टर यू होगा है, लेट से क्या होना चाहिए, ये मेरा एक यू वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर। अब बेसिस वेक्टर हमने क्या बोला, V1 किसके बराबर है, वही अगेन 1, 1। बेसिस वेक्टर्स क्योंकि हमने क्या कहा था, यूनिट वेक्टर है और वो 1 के बराबर होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको भी ले जाते हैं 1, 1। तो अब हम इसको अगर अपने वेक्टर की नोटेशन में लिखें, ये ऐसे आ जाएगा, और ये आएगा 1, 1 प्लस A2, 1, -1। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, तो मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्सेस को अगेन ब्लैक कर लेता हूँ। अरे मर गया एक्सेस मेरा। ये हो गया, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आ गया, और वाई एक्सेस में कितना है, 3।
तो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, 1 1 2 3। ये हमारा पॉइंट आ गया। मैं यहाँ से इसको, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम बनाते हैं अपने बेसिस वेक्टर्स। तो हमारा पहला बेसिस वेक्टर क्या होगा, V1 होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा V2 होना चाहिए। सही हो गया। अब क्या होगा, हम अगर अपने लीनियर इक्वेशन या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 1 1 एंड 1 - 1 को इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर -5 - 3 एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा। मैं इस वेक्टर को एक तो मल्टीप्लाई करूंगा, और दूसरा इसकी क्या करूंगा, साइन को रिवर्स कर दूंगा। ठीक हो गया। और अगेन इसमें भी हम यही करेंगे। अब देख लेते हैं क्या होगा। अब जो बेसिकली इसका रिजल्ट निकल के आएगा, A1 हमारे पास बराबर हो जाएगा -4 के, और A2 बराबर हो जाएगा -1 के। हाँ, अब माइनस साइन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, कि हमने अपने वेक्टर को रोटेट किया है। रोटेट कितना किया है, बाय 180 डिग्रीज। अब क्या मतलब है कि मेरा जो ये वेक्टर है, ये एग्जैक्टली exactly, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आ जाएगा ऐसे कुछ, ये A1 ऐसे कुछ। -4 कैसे आया? ये उसको जब हमने सॉल्व किया ना इक्वेशंस बना के, इन दोनों को आप जब इक्वेशन अच्छा। बना के सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास आ जाए। तो अच्छा, ओके। बल्कि इक्वेशन में ऐसे ही बना लीजिएगा, A1, A1 आ गया, A2 आ गया, फिर सॉरी सॉरी, फिर इक्वेशन तमीज से बना लेते हैं एक दफा, ताकि ना मसला ना। ऑरेंज कलर किसको शो कर रहा है? A1 तो आपने पर्पल से बनाया ना? हाँ नहीं नहीं, A1 नहीं बनाया, ये हमारा U वेक्टर है, जो हमने -5 ये वाला बनाया ना, पर्पल वाला, ये हमारा U हाँ वो। वेक्टर है। और जो ऑरेंज वाला है ना, वो हमारा V1 है, जिसको हमने मल्टीप्लाई बाय -4 किया है। अब वो एक तो स्केल अप हो गया है, और दूसरा क्या हुआ है, उसकी वो हो गई है, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। माइनस का ये मतलब होता है ना। अब इस बार जैसे मेरा एक वेक्टर ये है, U ऑरेंज है। कौन सा है? ऑरेंज है हमारा, ये V1 को हमने मल्टीप्लाई बाय 4 म- किया है। V1 मल्टीप्लाई बाय अच्छा। -4। अब बस बेसिकली मेरे पास ये U है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर दूं, तो क्या होगा, ये हमने शुरू में ही देखा था, ये मेरे पास U हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय -2 कर दूंगा, 1 की बजाय, तो ये क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। नेगेटिव साइन हमेशा क्या बताता है, किसी भी वेक्टर के साथ हमारा वेक्टर क्या हुआ है, वो रोटेटेड बाय 180 डिग्री हो गया। इसी तरह इसके साथ होगा। हम्म। ये हेड टू टेल रूल लगाना है ना हमने। हेड टू टेल के लिए हमारा V2 हम्म। इस तरह हो जाएगा, फिर हम इसको V2 को यहाँ ला के रखेंगे, तो ये हमारा पूरा ट्रायंगल बन गया। उसके बाद फिर हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। हम्म। ठीक है। कुछ समझ में आया। A2 V2 जो होगा, हम्म। वो कौन सा फिर होगा? A2 V2 क्या होगा। मतलब वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन A2 का आपने किसी जगह ड्रॉ किया है, मल्टीप्लाई नहीं। किया है? A2 का हाँ, V2 के साथ बिल्कुल किया है, मल्टीप्लाई किया? हाँ। बिल्कुल किया। ठीक उसको है। सिर्फ उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या मतलब है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हाँ। मैग्नीट्यूड, या और टेक्निकल टर्म में बात करूँ, उसका नॉर्म सेम रहेगा, उसकी डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। ओके। ठीक हो गया। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि है लीनियर इंडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब है, कि हमारे दो, कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। लेट से मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ, ये मेरा V1 आ गया, और अगेन मेरा जो V2 है, वो कुछ भी नहीं है, वो इसके ऊपर बनाएगा। और V2 मेरा किसके बराबर है, वो किसी कांस्टेंट C से मल्टीप्लाई हो रहा है V1। इसका क्या मतलब है, जो मेरा V2 वेक्टर है, वो डिपेंडेंट है मेरे V1 के ऊपर। और लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, कि मेरे कोई दो वेक्टर कभी भी एक दूसरे के बराबर ना हो।
अच्छा, और जो हमारा लीनियर इंडिपेंडेंस का इस वक्त जो हमारे मैंने डायग्राम बनाई है, ये शो कर रहा है कि मेरे दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर, कलर चेंज कर लेता हूँ, सिर्फ इसी लाइन के ऊपर, एक्सिस के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 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 या कहीं और मूव नहीं कर सकते। अगेन क्या है कि मैंने किसी इंसान को या किसी भी एक मशीन की मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, या तो खाली लीनियर में हो सकती है या वर्टिकल में हो सकती है। इसके अलावा वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकती। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो भी वो वेक्टर होगा ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल देखें। लेट्स से मेरे पास कोई वेक्टर है, वही पुरानी पिछली वाली एग्जांपल ले आते हैं। -5, -3, ये मेरा यू वेक्टर है, और इसको मैंने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स। v1 1,1 आ गया, और v2 आ गया 2,2। अब अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? ऐसे a1 1 1 प्लस a2 2 2। अच्छा, इसको अगर मैं मजीद एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो कैसे होगा? a1 प्लस 2a2, a1 प्लस 2a2। ये जो अगर इस तरह से आप उसको एक्सपेंड करेंगे ना, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। जिसका क्या मतलब है कि इसका जो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करके बता सकता हूँ, सही होगा। तो मेरे पास जो ये है, अब हमने क्या देखा, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है कि इनका हम कोई साइमल्टेनियस सोल्यूशन फॉर -3, अगर मैं कोऑर्डिनेट आगे पीछे करके लिख रहा हूँ तो परेशान होने की जरूरत नहीं, -3 -5 के बराबर नहीं हो सकता। और हम इसको क्यों एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ गिवन वेक्टर्स? का क्या मतलब है? अगर हम अपने इन दोनों वेक्टर्स को देखें, जो हमारा v2 है, सॉरी, v2 है, वो किसके बराबर है? 2v1। ऐसे ही है, अगर मैं अपने v1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो वो v2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही है या नहीं है? या नहीं है? ठीक होगा। अब अगर मैं क्या करूं, मैं अपने v1 को पकड़ूं और किसी भी ए आई टर्म से मल्टीप्लाई करा दूं, ये क्या होगा? या तो अल्लाह भला करे आपका ग्रो अप हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। ऐसे ही है। और ये क्या होगा? ये ओनली, जो हमने पहले बात की थी, ये इट विल ओनली रिमेन ऑन द लाइन अलोंग साइड ऑफ आइदर वी आई, और हमारे केस में क्या होगा? आइदर v1 और v2। ऐसे ही है। ये फिर इस लाइन के अलावा कहीं आगे पीछे मूव नहीं होगा। लेट से अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई और वेक्टर आ गया है, उसकी डायमेंशन कुछ ऐसे है, और हमारा वेक्टर तो इस लाइन में जा रहा है, अब उसको कोई परवाह नहीं होगी कि इससे उसका कोई लेना देना होगा नहीं। ये खाली किस बात पे डील करेगा? ये इस लाइन के अंदर डील करेगा। आइदर इस पे हम, इस पे कोई भी पॉइंट होगा, उसको हम, उसकी मोशन को हम देख सकते हैं। और इसका ऑल्टरनेटिवली हम क्या कह सकते हैं? इसके कोई भी ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन हो इसके अलावा, उस पे हमें मोशन अलाउड नहीं होगा। और अच्छा, इस केस में फिर स्पैन क्या होगा? नहीं हो, अभी देखते हैं ना, अभी उसी को देख रहे हैं। अभी लीनियर इंडिपेंडेंसी में इसीलिए आए हम लोग, हम उसको अब देखते हैं। थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। अब इससे मैं लीनियर इंडिपेंडेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ये बेसिकली हमारे पास ऐसे होगा। अब क्या होगा? हम सिर्फ एक, अगर जब हमारे दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक दूसरे पे या किसी एक वेक्टर पे डिपेंडेंट होंगे, तो वो खाली उसी वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं और हम मूव नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। बस सही है। यहाँ तक क्लियर है। बस हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो v2 है, कलर, इसका कलर लिया था, तो हमने क्या देखा? v2 बराबर था 2v1 के। इसका क्या मतलब है? v2 जो है इज अ फंक्शन ऑफ v1। ऐसे ही है। और क्या, या क्या कह सकते हैं? v2 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ v1। सही हो गया। अब बिलफर्ज अगर मेरे पास कोई इक्वेशन बन रही है, a1 v1 प्लस a2 v2,
हो जा रहे। अब अगर यहाँ पे मेरे वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वो तो बेसिकली इक्वेशन ही हमारी खराब हो जाएगी। तो इन लीनियर अलजेब्रा हम ये कह सकते हैं कि V2 इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन V1, या डिपेंडेंस ऑफ वन वेक्टर, क्या कह सकते हैं इसको ज्यादा बेटर, क्या एक वेक्टर की जो डिपेंडेंस है वो दूसरे वेक्टर पे किस तरह से डिपेंड करती है, आइदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का तो देख लिया। अच्छा, इसके अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, अ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स इफ द बेस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होंगे, कोई ये जा रहे हैं ये जा रहे हैं, ये इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। या अगर मैं बोलूँ V1 ऐसा है, ऐसा करके कुछ है, तो मेरा V2 इससे बिल्कुल हटके कुछ अलग हो चीज होनी चाहिए। और अगेन अगेन अगर डिपेंडेंस की मैं फिर वही एग्जांपल ले आता हूँ कि मेरा वेक्टर है वो इस लाइन पे चल रहा है, तो मैं हो सकता है मैं सिर्फ इस लाइन के अलोंग ही मूव कर सकता हूँ या इस लाइन के ऊपर ही मूव कर सकता हूँ। यहाँ 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 कोई मेरे पास अगर डेटा अवेलेबल है मैं उसको नहीं कर सकता। यहाँ तक बात समझ आती है। अब हम इसको थ्री डी के हाँ अब इसको हम 3D के कॉन्सेप्ट में ले जाते हैं कि मेरे पास अगर कोई वेक्टर है, लेट्स से मैं बोलूँ, आ गया मेरा 7 2 9, ये मेरा एक वेक्टर आ गया। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ या इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ लेट्स से 2 1 1 0 1, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लेते हैं फिर तो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होगा। मैं इसको यही एक्सपेंड कर लेता हूँ। A1 प्लस A2 1 0 1, और अगर मैं इसको मजीद एक्सपेंड करूँ तो ये क्या होगा, A1 प्लस A2 A1 प्लस A2। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास A1 प्लस A2 की टर्म आ गई। इसका क्या मतलब है कि मेरा जो वेक्टर, हमने पहले क्या देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, अब मेरा क्या वेक्टर हो गया, मेरा वेक्टर हो गया ये दो एडिशन के थ्रू हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका जो सोल्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं होगा। इस ये क्यों हो रहा है हमारे पास, अगर हम देखें अर्थमेटिकली, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, कलर चेंज करना बेहतर रहेगा, कि मेरा A1 प्लस A2 है वो किसके बराबर आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है। ऐसे ही हो गया। फिर अगेन मेरा जो A1 A2 है किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर है। मतलब एक सेम सिस्टम के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं, मेरी दो वेक्टर्स की कोई भी चीज हो वो सेम आए। ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो प्लेन बन रहा है ना, वो जाहिर बात है, जो भी हम अगर 3 एक्सिस की बात करें, तो हम अगर किसी भी पॉइंट की बात करें तो एट द एंड ऑफ द डे वो किसी प्लेन के अंदर ही लाई कर रहा होता है। अब जो भी हमारा सिस्टम है वो इस प्लेन के अंदर तो सोल्यूशन या उसके आंसर्स ढूंढ सकता है, लेकिन अगर प्लेन से बाहर हो तो प्लेन के बाहर तो वो नहीं ढूंढ सकता। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, जो स्पेन है वो ये जो हमने एक डब्बा बनाया है, ये मेरा स्पेन है। इस स्पेन के अंदर मैं तमाम सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। इस स्पेन के बाहर मेरे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, वो मेरा जो भी सोल्यूशन वगैरह है, वो उसका जिम्मेदार नहीं है। ठीक हो गया। अगर अगर ज्योमेट्रिकली मैंने उसकी बात बता दी कि वो इसी तरह होता है। इसमें कोई सवाल अभी तक? इसकी समझ नहीं आई ये। प्लेन में तो चलो समझ आ गई, ये ओपन इक्वेशन से ये कैसे रिलेट होगा फिर? हमने क्या देखा था, हमेशा जो आपकी इक्वेशन होती है उसका एक ही सोल्यूशन होता है या नहीं होता। हाँ, लीनियर सिस्टम और लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन तो एग्जैक्टली एक ही होता है। एग्जैक्टली। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। A1 प्लस A2 जो मैंने सॉल्व किए हैं, एक 7 के बराबर आ रहा है और एक 9 के बराबर आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास लीनियर सिस्टम में दो सोल्यूशन हो? नहीं। तो ये बेसिकली उसने अपने बेसिक जो वो है प्रिंसिपल है उसी की के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि हमारे पास ये है ही नहीं। और इसका क्या मतलब है हमारे, और हमने क्या देखा था, लीनियर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, हमारे दो वेक्टर्स की जो एडिशन वगैरह है ना वो भी, हमने क्या देखा था, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे एडिशन हो रही है या नहीं हो रही,
जो हमारा वेक्टर है वो डिपेंडेंट है दो वेक्टर्स पे या नहीं है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है। अब फिर अगर मैं, मेरा पेन कहाँ चला गया, मेरा लेट्स से, अगर मैं यहाँ पे यू की बात करूँ, मैं पेन ले आता हूँ अपना ताकि देखने में आसानी रहेगी हमारा। अब बिल्कुल अगर मैं यहाँ U1 की बात करूँ और यहाँ U3 की बात करूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ U1, U2, U3। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इक्वेशन एक ही हो और सोल्यूशन दो? ऐसा टेक्निकली या लॉजिकली हो ही नहीं सकता। इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन के दो सोल्यूशन आ रहे हैं। अब कुछ बात पल्ले पड़ी, या इसकी सबसे अच्छा आसान हाँ मिसाल, हाँ सबसे आसान मैं मिसाल दे रहा हूँ, देखिए हमें यहाँ पे इस वक्त अपनी जमीन पे मौजूद है, और मैं, बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो बोले कि यार मुझे ना यहाँ चांद की जमीन से सैंपल चाहिए, तो अगेन एट द एंड ऑफ, अगर मैं बोलूँ, तो हम जिस स्पेन में मौजूद हैं, उस स्पेन में क्या हमारे पास चांद का कुछ चीज मौजूद है? नहीं मौजूद है। अब मुझे अगर जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना स्पेन चेंज करना पड़ेगा। मैं अपने स्पेन को बना लूंगा चांद के ऊपर, फिर मैं वहां से कोई इसकी जो भी मुझे मिनरल्स चाहिए, मुझे इसके सॉइल का सैंपल चाहिए, मैं वहां से सॉइल उठा के फिर बाय सम मीन वापस दुनिया में आ सकता हूँ। ऐसा ऐसा ही कुछ हमारे स्पेन के केस में हो रहा है या नहीं हो रहा? एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास अगर यहाँ मट्टी है तो वो क्या होगा, मट्टी जमीन की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मट्टी मुझे यहाँ से जमीन की मिल रही हो और थोड़े आगे जाऊं वहां से चांद की मिल रही हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब कुछ बात पल्ले पड़ी। हाँ, ठीक है। एक तो चीज एक ही उसमें हो सकती है। एग्जैक्टली जो हमारे पास है वो, एट द एंड ऑफ द डे, हमारे पास जो भी लीनियर सिस्टम है उसका सोल्यूशन एक ही होगा, वो चाहे हम कहीं भी जाके लें। अगर इसके दो सोल्यूशन आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंसी का मसला आ रहा है, या डिपेंडेंसी आ रही है हमारे पास कहीं ना कहीं। या कह सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर डिपेंडेंट है, या एक से ज्यादा वेक्टर किसी एक वेक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं, आइदर बाय द मीन्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी। लेट्स से जैसे हमने पुराने केस में देखा था कि मेरा V1 बराबर था 1,1 के, और V2 बराबर था 2,2 के। तो अब मेरे पास V1 यहाँ पे किसके बराबर में था, टू, सॉरी V2 किसके बराबर में था, 2V1 के। अब एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये U बराबर है किसी V1 प्लस V2 के। ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा? हमारे पास इक्वेशन से तो यही आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा ये सिस्टम है, या हम लीनियरली डिपेंडेंट है, या ये कह सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कि हम, डिस्पाइट कि हमारे जो वो हैं बेसिस वेक्टर हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? हमने वजह भी देख ली कि हमारे जो दो दो ये इक्वेशंस बन रही हैं, ये अलग अलग जवाब दे रही है, एक 7 दे रही है और एक 9 दे रही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास सेम सिस्टम हो और उसके दो सोल्यूशन हो। अब क्लियर हो गई बात, होपफुली। हाँ, ठीक है। बस वो वो अ, जो असल में छोटी, स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2v1 वाली आपने की है। हम्म, हमने देखिए ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं की। अगर मैं टू कॉमन ले लूँ तो ये एग्जैक्टली वी हाँ वन के बराबर नहीं आ जाएगा? मैं इसको क्लियर करता हूँ, हाँ स्क्रीन हाँ। क्लियर, इसलिए मैंने बताया था कि हमारा जो वेक्टर अच्छा। डिपेंड, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर डिपेंडेंट होता है ना। लेट से मैं इसको ना वो नॉर्मल ले आता हूँ ताकि उसको, अब 2,2 है, अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो 1,1 बन जाएगा। 1,1 हमारा ऑलरेडी V1 के बराबर है, तो मेरा जो V2 है, V2 किसके बराबर हो जाएगा, 2,2 इंटू V1। ये ऐसे हाँ आया हाँ, हमारा, ठीक हो गया। ठीक है। अब बिल्कुल अगर मैं इसको और देखना चाहूँ कि मेरा बेसिकली ये कोई एक इस तरह का प्लेन बन रहा है, मेरा ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब क्या है, मैं खाली इस प्लेन के अंदर रह सकता हूँ। अब बिल्कुल मेरे पास कोई एक वेक्टर आ जाए ऐसे, यहाँ पे पॉइंट करता हूँ, अब उसका तो स्पेन या मेरे, अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो बेसिस वेक्टर है उसका स्पेन तो सिर्फ इस, जो मेरा रीजन है इसके अंदर है। अब जो वेक्टर है ये तो इस प्लेन या स्पेन के अंदर है ही नहीं, तो अब मैं इसका कैसे सोल्यूशन निकालूंगा? जो बेसिकली जो हमारी पिछली वाली एग्जांपल थी, वो ये, इसका ये था
9 उसका बेसिकली ये अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। कुछ प्लेन की समझ। ना, जब मैं स्कूल में था ना, तो मैंने ऐसे समझा था कि जब हम जाते हैं ना माइक्रोस्कोप की कोई टेस्ट करवाने जाते हैं, हम्म। तो एक छोटी सी स्ट्रिप होती है उनके पास शीशे की, हम्म। उस पे ना वो लगाते हैं एक किस्म का ना ब्लड लगाते हैं, फिर उसको स्कैन करते हैं, तो बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल ना बिल्कुल प्लेन की तरह की होती है। बिल्कुल 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 सही समझा। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और उसी के अंदर अंदर पॉइंट्स रहेंगे बस। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली वो आपका स्पैन हो गया। तो आपका जितना भी ब्लड सैंपल या जो भी सैंपल हो रहा है वो उस स्पैन के अंदर होगा। उससे बाहर की चीज को वो मॉनिटर नहीं कर सकता। तो इसी तरह ठीक है। हमारे हमारे जब एल्गोरिथम्स होते हैं जो हमारे लिए एल्गोरिथम्स के लिए स्पैन क्या होगा, डेटा फ्रेम। अब वो जारी बात है वो डेटा फ्रेम के अंदर रहते हुए काम करेगा, डेटा फ्रेम से बाहर की चीज को तो नहीं करेगा। हाँ डेटा फ्रेम से बाहर की चीज को कब देखेगा, जब हम टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो भी लाइक डेटा फ्रेम चीज होगी, कोई अलग से चीज नहीं होगी, बिल्कुल उसके जैसे। बिल्कुल अगर मैं कोई इमेज क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे जो मैं मैट्रिक्स दूंगा टेस्ट के लिए वो भी किसी इमेज का ही होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई मैट्रिक्स उसको हाउसिंग प्राइसेस का दे दूं। तो बस ये चीजें ना वहाँ पे जब अपने एल्गोरिथम वगैरह देख लेंगे वहाँ डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा लिटरेचर में आएगी, तो वहाँ चीजें समझ में आ जाएंगी ज्यादा। अच्छा तो अभी तक जो कुछ हमने देखा है उसकी हम थोड़ी सी वो अपनी ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन या इंट्यूशन देख लेते हैं। क्या है कि हमारे पास कोई भी दो 3D में इसको ले आता हूँ। हाँ सही है। हमारे पास कोई भी दो 3D लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस वेक्टर्स होंगे, वो खाली किस 2D खाली 2D प्लेन में स्पैन कर सकते हैं। ऐसे ही हमने अभी देखा। फिर और क्या कह हाँ सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि हमारा कोई भी 3D स्पेस, कोई भी वेक्टर हो 3D स्पेस में, वो एक्सप्रेस किसकी बेसिस पे होता है, टू बेसिस वेक्टर्स की बेस पे, अगर वो उस स्पैन प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, अदरवाइज हम उसको नहीं कर सकते। ये हमने अभी पिछली वाली एग्जांपल में देखा जो हमारे 7,2,9 वाली एग्जांपल थी। अच्छा हमारे पास क्या होगा, अगर बिलफर्ज में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कोई सेट है, सेट ऑफ एम। अच्छा डेम में से देख रहा हूँ डायमेंशनल वेक्टर होगा, तो उसका क्या है, स्पैन किसके दरमियान होगा, एम कॉमा एन कैन स्पैन एम डायमेंशन स्पेस होंगे। अच्छा इसको अगर और जनरलाइज कर लें तो क्या होगा, कोई भी एन डायमेंशन वेक्टर होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ n dimensional basis vectors if and only if there are n linear independent base vectors। वही बात हो गई, अगर हमारे पास लेट से चार वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 v4, तो इनमें से कोई भी एक वेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहना, नहीं हो सकता। अब बेलफर मेरे पास यहाँ n कितना आ गया 4, तो मैं इसको क्या कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ 4 बेस वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या एक्सप्रेस कर सकता हूँ इफ एंड ओनली इफ के इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, या इन अदर वर्ड्स कि ये जितने भी एन हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बेस वेक्टर्स हैं, बेसिस वेक्टर्स हैं। ठीक हो गया। ये जो हमने अभी तक किया उसकी एक मैंने थोड़ी सी समरी बता दी ताकि ये हो जाए। अच्छा इसको अगर हम फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, मैं वो भी देख लेता हूँ। कहाँ चला गया मेरा पेन। ये बस इक्वेशन है, इक्वेशन के हद तक इसको लिखें, कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं। जब आगे देखेंगे तो ये सारी इक्वेशन उस वक्त ही हमें हमारे पास आ जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक सेट ऑफ
वेक्टर्स है जो कि V1 से लेके VM तक, M ये आ गया, M तक हमारे पास जा रहे हैं। और ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ओनली इफ कि हमारा कोई भी वेक्टर I कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लीनियर। मतलब इसका क्या मतलब है कि कोई भी हमारा Vi वेक्टर हो वो किसी और Vi1 या Vi2 पे डिपेंडेंट ना हो। तो हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स हो, V1 V2 Vm, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ओनली इफ ये हमारे पास A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AMV। अच्छा, बेसिकली ये हमने ऑर्थोगोनलिटी में भी देखा था कि इसका क्या है कि हमारा VA 0 के बराबर ना हो, और जहाँ पे हमारे पास I है वो 1 से लेके M तक हो। अब बेसिकली ये 0 कब हो सकता है, ओनली सिर्फ एक कंडीशन है कि ये जो हमारे ये है, एक ही जो टर्म है ये 0 हो जाए। ठीक हो गया। ये बेसिकली हमने ऑर्थोगोनलिटी में भी देख लिया था। तो बस खाली इन चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा हम करके एक फॉर्मेलिटी, आई नो बहुत सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर से भी जाएंगी, उसको जाने दें। हाय, अभी तक कोई ज़्यादा डेप्थ का सवाल हो तो मुझे बता दें, हम देख लेते हैं। जो आपने वो कैप लगाई थी ऊपर, हम्म। वो यूनिट वेक्टर की है ना? जी जी, वो यूनिट वेक्टर है बेसिकली। ओके। आपके जो बेसिस, आपका जो बेसिस वेक्टर है ना, वो यूनिट वेक्टर है। दैट्स इट। ठीक है। ये बस थोड़ी सी उसको फैंसी बस। टर्म दे दिए, वो वो है। उसको थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारी लिटरेचर में मैंने देखा था, यानी ये टर्म जितनी भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आपके MLDL के पेपर्स वगैरह में इस तरह की टर्म्स आएंगी, तो ताकि वहाँ वो अजीब सा ना लगे, हम उसको यही कर लें, और वहाँ जब होगा वहाँ हमारे एक रिपीटेशन हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है। बस ठीक है, अब क्लियर है जो। बस सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर दिलफज हमारे पास आ, मैं इसकी थोड़े से और थियोरेटिकल पॉइंट बता दूं कि हमारा जो भी वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और किन केसेस में होता है, इफ एंड ओनली इफ वी रीच ओरिजिन बाय मूविंग 0 यूनिट्स अलोंग बेस वेक्टर। इसका क्या मतलब है, कोई मोशन ही नहीं हुई कि मैं यहाँ ओरिजिन पे पड़ा हुआ हूँ। और हमने ये ऑर्थोगोनलिटी के टाइम पे भी देखा था कि अगर बिलफर्ज मैं मूव ही नहीं कर रहा तो वो इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ मूव ही नहीं कर रहा इसका मतलब है मैं 0 पे पड़ा हूँ, और 0 पे पड़ा हूँ तो मेरे सारी जो टर्म्स है वो ऑलरेडी 0 हो जाएंगी। अब वो 0 हो जाएंगी, वो आखिर में मुझे क्या करेगा, रिजल्टेंट 0 करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हम क्या कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। अगेन कोई मोशन नहीं है यहाँ पे, या मूवमेंट नहीं है। अगेन अब एक और देख लेते हैं कि सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 से लेके VM तक लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ ईच वेक्टर इन द स्पैन, स्पैन क्या हुआ, ये वाला स्पैन होगा, हैज ओनली वन रिप्रेजेंटेशन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ विन। अब इस वन रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, अगेन V1 2 V2 या V3 = 2 V1, इस तरह से कोई भी वेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। ये छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट था। मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ, बस एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर आज के लिए ख़त्म करते हैं। मैं ले आता हूँ, बिल्कुल मेरे पास कोई एग्जांपल है, 2 3 1 एंड 1 - 1 2 एंड क्या करते हैं 7 3 8, पिछली दफा वाले में से एक ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ, मैं लेट से मैं इसका कोई वो बना लूँ, अगेन मैं रफली कोई चीज़ बना रहा हूँ कोई, तो इसको कोई ये ना समझे कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। 1 - 1 2 प्लस -1 7 3 सॉरी 7 3 8 = 0 0 0। अब ये देखिए मेरे पास, मैंने अगेन ऐसे ही बना लिए,
अब अगर इसका आंसर ये 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मेरे जो ये तीनों वेक्टर्स हैं, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, सही हो गया। क्योंकि क्योंकि आंसर जीरो आ रहा है ना, वो वही वही एग्जैक्टली वाला केस बनेगा, प्लेन वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बोला कि ये, अगर जाहिर बात है अगर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहे हैं एक दूसरे पे। तो ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम देखें कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल हो जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ वेक्टर्स हो, और नहीं सॉरी, वेक्टर्स हो उसमें सारे वेक्टर्स 0 हो, अ, या मैं कहूँ कि 0 वेक्टर है, तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और मेरे पास अगर एक वेक्टर हो जो कि 0 के बराबर ना हो, तो क्या होगा, इसका भी केस देख लेते हैं अभी। मैं कहाँ चला गया मेरा, लेट से मैं करूँगी V1 प्लस V2 प्लस Vm-1 प्लस, सॉरी, Vm। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सारे मेरे पास 0 हैं, ये भी 0 है, लेकिन जो इसका जो मेरे पास ये है, इसका कोई कोफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे काम क्या खराब हो गया, कि जो ये मेरा वेक्टर है ये भी 0 है। इसका क्या होगा, भले मेरा अब इन रिस्पेक्टिव कि मेरा ए की क्या वैल्यू है, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0। तो अगेन ये क्या बात बताता है कि हमारे कहीं पे अगर जीरो वेक्टर्स ऑफ 0 या जीरोस ऑफ वेक्टर हो, वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। क्यों, एट द एंड ऑफ द डे आपको आंसर 0 देंगे, आपका भले ए की वैल्यू कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी नॉन जीरो वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगी। और 0 वैल्यू क्या बताएगी कि हमारा जो भी वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी एक समरी देख लेते हैं, मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसकी थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगा, स्पैन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एन डायमेंशनल स्पेस दैट कैन बी रीच्ड बाय अ कॉम्बिनेशन, अ कंबाइनिंग मूवमेंट या कंबाइनिंग मोशन ऑफ अलोंग वेक्टर्स v1 v2 v3। मतलब इसका क्या मतलब है कि कोई भी, हमने देखा कि हमारे पास एक ही एक टर्म्स जुड़ी चिपकी हुई थी, तो इसका क्या मतलब है, मूविंग बाय सम अमाउंट ए अलोंग वेक्टर vi। सही हो गया। अगेन मैं बोलूँ सेट, सेट अ सेट ऑफ वेक्टर्स या सेट v1 v2 v3 of n-dimensional vectors is linearly independent if no vectors can be expressed a linear combination of remaining vectors। इसका वही बात हो गई कि v1 अगर मेरा v2 v2 के बराबर है, या v2 मेरा 3v1 के बराबर है, तो हम उसको क्या करेंगे कि हमारा जो वो है वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कब होगा, कि ये जब एक दूसरे के, कोई भी एक दूसरे के इक्वल ना हो। सही है। अ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर इफ द बेसिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वही बात हमने देखी, तो उसको बस थोड़ा सा मैंने इंग्लिश डेफिनेशन में बता दिया। खैर, बस इसको थोड़ा सा इतना ज़्यादा दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई तब भी ठीक है, नहीं समझ आया तब भी ठीक है, क्योंकि बाद में लिटरेचर में इसकी थोड़ी सी बात आएगी, तो इसलिए मैंने टॉपिक रख लिया। और कोई इसमें सवाल हो तो बता दें, मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि ये, नहीं। और आज हमारा ऑफिशियली वेक्टर का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम इसको मुड़ के भी नहीं देखेंगे। हाँ, मुड़ के कब देखेंगे, जब हम एल्गोरिथम्स वगैरह की बात करेंगे, वहाँ पे सिर्फ वेक्टर्स की, वहाँ पे मैट्रिसेस की बात होगी इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स, वेट एंड वेट की मैट्रिक्स में बात होगी। बायस तो वैसे ही एक आपका वेक्टर होगा।